अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आबिद महमूद। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन हैज़ 1 मिलियन शेयर्स ऑफ स्टॉक्स outstanding. CMC has a target capital structure with 60% equity and 40% debt. The company projects net income of $5 million and investment projects requiring $6 million in the upcoming year. तो ये आपके पास सारा सिनेरियो हो गया। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास इक्विटी कितनी है और डेट कितना है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर आपका आ गया, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं इक्विटी के, वो आपको यहाँ से पता चल गया। और आपको जो प्रोजेक्शन है आपकी नेट इनकम की उसका पता चल गया, और आपको जो कैपिटल बजट है जो नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं उसकी भी अमाउंट का पता चल गया, वो है 6 मिलियन। राइट। तो क्या हमने फाइंड करना है? CMC uses the residual distribution model and pays all distribution in the form of dividends. What is the projected DPS? तो यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो को मज़ीद एक्सटेंड किया और एक क्वेश्चन पूछा है हमसे कि डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, DPS क्या होगा, प्रोजेक्टेड क्या होगा। वो ये जो कंपनी है ये रेजिडियल मॉडल यूज़ कर रही है। रेजिडियल मॉडल हमने पढ़ा था डिविडेंड्स के बारे में कि हम कितना डिविडेंड पे करते हैं, और जितने भी उनके पास रेजिडियल जितना भी बचता है वो सारा का सारा वो क्या करते हैं, उसका डिविडेंड पे कर देते हैं। और उसको देखते हुए वो कहता है कि आप बताएं कि इसका डिविडेंड पर शेयर कितना होगा। ये पार्ट ए है इसका, ठीक है। अभी हम इसके पार्ट ए को फर्स्ट देखते हैं, लेट्स सी। तो आप देखें इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको आप टोटल कैपिटल बजट कह सकते हैं, दैट इज़ 6 मिलियन, और प्रोजेक्टेड नेट इनकम जो है वो 5 मिलियन है, और इक्विटी जो है वो कितनी है जी? इक्विटी है जी, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। इक्विटी इसकी 60% है, दिस इज 60% इक्विटी, और जो इसके साथ आपका टारगेट कैपिटल बजट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। ये बनेगा 3.6 मिलियन, ठीक है। रेजिडुअल मॉडल कौन सा है जी, आपको पता है। ये देखें एक दफ़ा फिर हम ऊपर से देख लेते हैं। मैं ये थोड़ी सी लाइंस दरमियान में से आपके लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ये देखें, टोटल कैपिटल बजट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 मिलियन है। यहाँ पे देखें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग 6 मिलियन इन द अपकमिंग ईयर। इसको हम टारगेट कैपिटल हमने कहा था जब हमने एक्चुअल चैप्टर पढ़ा था, तो ठीक है, टारगेट कैपिटल बजट। तो ये टारगेट कैपिटल बजट है जिसके लिए आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये 6 मिलियन हो गई आपके पास, और प्रोजेक्टेड नेट इनकम जो है ये भी यहाँ पे दी हुई है, द कंपनी प्रोजेक्ट्स नेट इनकम ऑफ 5 मिलियन। तो 5 मिलियन आपकी नेट इनकम हो गई। तो आपकी जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी गिवन है, 60% इक्विटी और 40% डेट है। तो 60% इक्विटी का मतलब क्या है कि 60% आप इसका टारगेट कैपिटल का आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3.6 मिलियन जो है आपकी वो इक्विटी से आएगा। जो आपको चाहिए 6 मिलियन, उसमें से 3.6 मिलियन आपका इक्विटी से आएगा। अब हमारे पास आप देखें क्या है जी, रेजिडुअल मॉडल क्या है। रेजिडुअल मॉडल हमने पढ़ा था कि जो हम डिविडेंड जो देते हैं उसको कैसे निकालते हैं, जो भी नेट इनकम हमारी होती है प्रोजेक्टेड उसमें से हम माइनस कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग रिक्वायर्ड टू हेल्प फाइनेंस न्यू इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी जितनी अमाउंट आपको इक्विटी की उसमें से चाहिए उसको आप निकाल देंगे नेट इनकम से, और बाकी जो बचेगी वो उसको आप डिविडेंड के तौर पे पे कर देंगे। ये आपकी बेसिकली टोटल डिविडेंड अमाउंट है जो आपने पे करनी है। तो रिटेन्ड अर्निंग रिक्वायर्ड टू हेल्प फाइनेंस न्यू इन्वेस्टमेंट जो है, रिटेन्ड अर्निंग में से जो आपको इक्विटी चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, उसको कैसे निकालते हैं, टारगेट इक्विटी रेशियो, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल कैपिटल बजट से। इसको हम ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये वाला 60% टारगेट इक्विटी रेशियो है, और कैपिटल बजट आपका पास 6 मिलियन था, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पे इसको 6 मिलियन लिख ही देता हूँ। ये इसको हम कर देते हैं
6 मिलियन। राइट जी, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 3.6 मिलियन आएगा। तो आपके पास नेट इनकम है 5 मिलियन, उसमें से 3.6 यहाँ पे दोबारा किया हुआ है। आप 3.6 मिलियन निकालेंगे तो 1.4 मिलियन बच जाएगा। तो ये आपके पास अवेलेबल है रेजिडुअल लेफ्ट ओवर, जिसका आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो आपके पास 1.4 मिलियन डॉलर अवेलेबल है जिसका आप डिविडेंड दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाएं ज़रा दोबारा क्वेश्चन के अंदर, आप देखें कितने शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग। 1 मिलियन शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के। तो कॉमन स्टॉक वाले जो है उन्हीं को डिविडेंड मिलता है। तो हम जो टोटल अमाउंट डिवाइड होनी है उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास DPS आ जाएगा। 1.4 मिलियन डिवाइड बाई 1 मिलियन शेयर से आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास $1.4 पर शेयर आपके पास आ जाएगा, यानी डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा आपके पास। तो यही आपने निकालना था। आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, व्हाट इज़ प्रोजेक्टेड DPS, यानी ये प्रोजेक्टेड हमारा टारगेट कैपिटल बजट हो और अगर हमारी जो प्रोजेक्टेड इनकम है वो हमारी 5 मिलियन हो तो ये हमारा बनता है। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो आपको मालूम है कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। एक तो हम इसमें से अर्निंग पर शेयर के ज़रिए हम निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, 5 मिलियन की हमारी नेट इनकम है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर है आपके पास, तो ये अर्निंग पर शेयर आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ गया $5 का, ठीक है। पे आउट रेशियो आप कैसे निकालेंगे, DPS डिवाइड बाई EPS, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास 28% आ गया, पे आउट रेशियो आपके पास 28% आ गई। या हमारे पास एक और फार्मूला था जो हमने पहले फाइंड किया था, पहले यूज़ किया था। वो क्या था कि हम क्या करते हैं, टोटल डिविडेंड अमाउंट जो पे हुई है वो लेंगे हम और उसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ जी, नेट इनकम के साथ। ये देखिए टोटल डिविडेंड्स पेड डिवाइड बाय नेट इनकम जो प्रोजेक्टेड होगी। तो ये 1.4 मिलियन डिवाइड बाय 5 मिलियन आपके पास आ गया 28%। तो ये बोथ फार्मूलाज यू कैन यूज़, ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ आर इक्वली गुड, आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जी हमारा क्या बताता है जी, मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर दूं, और बड़ा करते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है जी, रॉजर्स कंपनी इज करंटली इन दिस सिचुएशन, इनकी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेसिकली आपका, 4.7 मिलियन है। नंबर 2 क्या है जी, टैक्स रेट क्या है जी, 40% है, जिसको हम कैपिटल T के साथ लिखते हैं। वैल्यू ऑफ डेट जो है, कितना डेट है टोटल, उसको कैपिटल D लिखा हमने, 2 मिलियन है। और कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट जो है वो 10% है, RD। और RS कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी जो है वो 15% है। और शेयर्स ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग जो है, जिसको हमने स्मॉल n के साथ लिखा है, वो कितना है जी, 600,000 है। और स्टॉक प्राइस जो इस वक्त मार्केट के अंदर है वो कितनी है जी, उसको हमने कैपिटल P के साथ लिखा है, $30 है, ठीक है। तो अब आपका ये सारी आपकी वैल्यूज़ गिवन है सिनेरियो के अंदर। साथ उसने और क्या दिया है सिनेरियो के अंदर, द मार्केट फर्म्स मार्केट इज स्टेबल मार्केट है एंड इट एक्सपेक्ट्स नो ग्रोथ, यानी इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, ये यहीं की यहीं रहेगी मार्केट, यानी इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो 30 ही रहेगी। सो ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट एज डिविडेंड, जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी डिविडेंड के तौर पे आप पे कर देंगे। और द डेट कंसिस्ट ऑफ परपीचुअल बॉन्ड्स, यानी ये आपके डेट भी जो है वो परपीचुअल बॉन्ड्स हैं। तो अब आप इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स स्टॉक, जिसको हमने कैपिटल S लिखा है, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म स्टॉक, हमने मार्केट वैल्यू देखनी है कि जो इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, एंड द फर्म्स टोटल मार्केट वैल्यू, ठीक है। स्टॉक की मार्केट वैल्यू, फर्म स्टॉक की, और टोटल जो है फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। यानी जब हम फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू लेंगे
तो उसमें हम कॉमन स्टॉक भी लेंगे और उसमें हम डेट भी लेंगे। और जब हम खाली स्टॉक की वैल्यू ले रहे होंगे तो उसमें हम जो मार्केट की प्राइस चल रही है स्टॉक की पर शेयर की, उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ से डाटा पिक किया, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 600,000 है, और स्टॉक की प्राइस कितनी है, $30 है। हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म स्टॉक आ जाएगा। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म स्टॉक क्या होगी, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, P मल्टीप्लाइड बाई N, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ डेट जो है वो आपको एज इट इज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देखें अगर तो वैल्यू ऑफ डेट ये देखेंगे यहाँ पे, ये ठीक है, ये एज इट इज़ गिवन है, ये 2 मिलियन है। तो हम P इंटू एन प्लस 2 मिलियन करेंगे। तो पहले आप इसको देख लें, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ डेट, दोनों को आपने ऐड कर दिया, एच प्लस टी कर दिया। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ देखें, ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी P इंटू एन, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 18 मिलियन आ गया, और फिर आपने इसको D प्लस एस करेंगे, डेट प्लस स्टॉक, तो ये 20 मिलियन आ गई आपके पास टोटल वैल्यू। तो फर्स्ट आपका पार्ट में क्या था जी, आपने जो मार्केट की वैल्यू थी उसके हिसाब से आपने स्टॉक की वैल्यू देखी उस फर्म की, और टोटल फर्म की आपने वैल्यू देखी। अच्छा, अब आप इसको टोटल फर्म की वैल्यू को D प्लस एस कर क्यों रहे हैं क्वेश्चन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली अगर आप जाएं और देखें बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट हमें बताती है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ अ फर्म जो है वो क्या होती है, उसके एसेट्स की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू ऑफ द फर्म होती है। तो अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो एक साइड पे हमारे पास टोटल एसेट्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं किसके, डेट प्लस इक्विटी के, यानी लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो लाइबिलिटीज आपकी डेट हो गई और आपकी इक्विटी जो है वो स्टॉक की वैल्यू हो गई। तो इसीलिए हमने इसको वैल्यू कहा, क्योंकि ये आपको शो कर रहा है कि इसके टोटल एसेट्स कितने हैं, और टोटल एसेट्स की जो वैल्यू होती है वही उस फर्म की वैल्यू होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, ओवरऑल टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि हमने इसमें मार्केट वैल्यू हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने सारी वैल्यूज जो है वो स्टॉक प्राइस से निकाली है, जो कि मार्केट में इस वक्त स्टॉक जिस वैल्यू पे बिक रहा है वो $30, राइट। होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस। अब सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वो आपने देखना है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेट जो है हमेशा हम उसके ऊपर बेनिफिट लेते हैं टैक्स का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो एज इट इज लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया हुआ है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया हुआ है, RS भी दिया हुआ है। तो यही वैल्यूज मैंने वहाँ से उठाई हैं और यहाँ लिखनी है। सो लेट्स सी। तो आपको पता है कि हम वेट कैसे निकालते हैं, हमें अभी टोटल वैल्यू को तो पता चल गया ना, टोटल वैल्यू कितनी है, हमने टोटल वैल्यू अभी निकाली, ये किधर गई, ये 20 मिलियन, देखें इसके साथ 7 zeros आ रहे हैं, 20 मिलियन इसकी वैल्यू है टोटल की। डेट की कितनी वैल्यू है जी, 2 मिलियन, 2 मिलियन ओवर 20 मिलियन। तो इसका वेट कितना बनेगा, वेट हम ऐसे ही निकालते हैं ना, तो टोटल को उससे डिवाइड करते हैं, तो इसका वेट बनेगा 0.10। और आपका हमने निकाला था ये 18 मिलियन, ये हमने निकाली थी स्टॉक की वैल्यू, इक्विटी की है। तो इक्विटी आपकी कितनी है, 18 मिलियन, 18 मिलियन डिवाइड बाई 20 मिलियन, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.90, यानी ये 90% जो है इक्विटी से आ रहा है और 10% आपका डेट से आ रहा है। तो आपको पता है हम जो डेट है इसको हम हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो इसको कम करते हैं टैक्स की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर हमें टैक्स शील्ड मिलती है। तो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला, हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ डेट है और इक्विटी है। तो डेट का हमें पता है ऑलरेडी, वेट हमने अभी निकाला है, वेट को हम लिखा 0.1, और फिर हमें ये भी पता है इसका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 10 है, और 1 माइनस टी, तो टी 40% था, तो 1 माइनस टी करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी 60%।
और इसका वेट क्या निकाला इक्विटी का हमने, कॉमन इक्विटी का 90% है विच इज़ 0.9, और इसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है कि 15%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि सॉल्व आउट होके 14.1% आ जाएगा, ठीक है, या उसको आप 0.141 भी कह सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लें जी, आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। लें जी, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, लाइटर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन LIC इज कंसिडरिंग अ लार्ज स्केल रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन के बारे में वो सोच रहे हैं। करंटली LIC इज फिनेंस्ड with 25% debt and 75% इक्विटी, ठीक है। ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ आपको कि 25% जो है इसमें डेट है और 75% इसके अंदर इक्विटी है। LIC इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स लेवल ऑफ डेट until it is financed with 60% डेट एंड 40% इक्विटी। यानी इस कैपिटल स्ट्रक्चर को वो चेंज करना चाहते हैं, 25% से डेट को 60% पे लाना चाहते हैं और 75% से इक्विटी को कम करके 40% इक्विटी पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है कि पहले कैपिटल क्या स्ट्रक्चर क्या है और अब उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करना चाहते हैं। तो इसी को हम रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं, यानी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर वो चेंज करना चाहते हैं। वो बोथ वेज हो सकता है। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब आप डेट इंक्रीज कर रहे हैं, इक्विटी डिक्रीज कर रहे हैं, या अदरवाइज भी हो सकता है कि आप इक्विटी इंक्रीज कर रहे हैं, जो पहले जो स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी कम है, आप इंक्रीज कर रहे हैं, और डेट को आप डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों सूरतों में हो सकता है, इसको हम रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। द बीटा ऑन इट्स कॉमन स्टॉक एट द करंट लेवल ऑफ डेट इज 1.5। बीटा गिवन है इसका 1.5, किसका, कॉमन स्टॉक का बीटा, ठीक है। द रिस्क फ्री रेट जो है वो 6% है और मार्केट का जो रिस्क प्रीमियम है वो 4% है। LIC फेसेस 40% फेडरल प्लस स्टेट टैक्स रेट, तो ये टैक्स रेट आपके पास टोटल 40%। तो अब आपके पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज LIC's करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये देखें दी हुई है यहाँ पे, नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दी हुई, ये बीटा दिया हुआ है 1.5। तो वो कहता है कि करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, यानी RS निकालना है हमने। तो RS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज कैपिटल मॉडल, ठीक है। तो हम यहाँ से डाटा उठाएंगे। रिस्क फ्री रेट आपके पास 6% है, R है, बीटा आपके पास 1.5 है, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम जो है वो RPM जो है आपके पास 4% है। तो हमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का पता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ये आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है जिसको आप यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड, आपके अंदर इसकी सारी वैल्यू अवेलेबल है। RF भी आपके पास है, बीटा भी है, RPM भी है, सबकी वैल्यूज़ को आप इसके अंदर डालें, ठीक है। 6%, 1.5, 4%, तो ये आपके पास 12% आ जाएगा। अब ये जो 12% आ रहा है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपके करंट कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसने पूछा भी यही था, व्हाट इज LIC's करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपका करंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं जी। 25% डेट और 75% इक्विटी के ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये बन रही है 12%, ठीक है। अब उसने सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज LIC अनलीवर्ड बीटा। तो आपके पास बीटा तो उसने दिया था 1.5, ये 1.5 बीटा है, तो ये कौन सा बीटा, देखें। हम अनलीवर्ड बीटा कब कहते हैं, हम कहते हैं कि जब आपका टोटल का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी के ऊपर हो 100%, तो वो अनलीवर्ड होगा, यानी उसमें लीवरेज बिल्कुल नहीं है, डेट बिल्कुल ही नहीं है, उसको हम अनलीवर्ड कहते हैं। तो ये 1.5 हमें जो दिया हुआ है, ये किसका ऊपर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 25% डेट और 75% इक्विटी के ऊपर। इसका मतलब ये लीवर्ड बीटा है हमारा, ये जो बीटा है ये लीवर्ड बीटा है, ये BL है। अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन यूज़ की थी लीवर्ड और अनलीवर्ड बीटा के रिस्क बीटा को फाइंड करने के लिए, और इनको हमने रिस्क का भी नाम दिया था। लीवर्ड बीटा को हमने कहा था फिनेंशियल रिस्क होता है, और आपका अनलीवर्ड जो बीटा होता है वो आपका बिजनेस रिस्क होता है। सो इस एक इक्वेशन हमने यूज़ की थी जिसे हम हमाडा इक्वेशन या हमादा इक्वेशन कहते हैं,
ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या थी, हमारा इक्वेशन क्या थी, एज द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंटेन्स डेट सो द बीटा एक्चुअली इज लीवर्ड बीटा विच इज 1.5। ठीक है, ये लीवर्ड बीटा अभी मैंने बताया आपको, हमारा इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये दोनों तरह से आपको वैल्यू देती है। अनलीवर्ड बीटा के लिए इसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। लीवर्ड बीटा के लिए इसका ये फॉर्मूला होगा, सॉरी, अच्छा, लीवर्ड बीटा के लिए, अनलीवर्ड बीटा के लिए ये फॉर्मूला होगा इसका, बीटा लीवर्ड 1 प्लस 1 माइनस टी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या है हमें पता, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। लीवर्ड बीटा 1.5 है, 1 और टैक्स रेट 0.4 है, और आपका डेट रेशियो 75% है, इक्विटी रेशियो आपका 75%। तो इनको आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपका अनलीवर्ड बीटा जो है वो आ जाएगा 1.25। अनलीवर्ड बीटा आपके पास आ गया 1.25, ठीक है, 1.25। अब आपने क्या निकालना है, अब दोबारा हम जाते हैं, हाँ ये आ गया आपके पास, बी पार्ट हो गया आपका, अनलीवर्ड बीटा आपने खाली फाइंड करना था, तो अनलीवर्ड बीटा आपने फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अनलीवर्ड बीटा आ गया 1.25। थर्ड क्वेश्चन आपका है जी, व्हाट विल बी द न्यू बीटा एंड न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ LIC रिकैपिटलाइजेज, यानी उसका कैपिटल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद जो नया बीटा है वो कौन सा बीटा होगा, लीवर्ड बीटा होगा, क्योंकि उसमें डेट मौजूद होगा, और उसके साथ, उस लीवर्ड बीटा के साथ आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, क्योंकि आपकी सारी कंपोजिशन चेंज हो गई कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो उसके हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, अनलीवर्ड बीटा हमने निकाला है अभी 1.25, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, पहले देखें, वो कहता है लीवर्ड बीटा, नया बीटा निकालें, लीवर्ड बीटा निकालें, ठीक है। लीवर्ड बीटा निकालने के लिए हम फिर वही हमारा इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लीवर्ड बीटा के लिए यूज़ करेंगे। तो लीवर्ड बीटा के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो उसी को रीअरेंज करेंगे, उसी इक्वेशन को हम जब हम रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अनलीवर्ड बीटा तो सेम ही रहेगा ना, कि अगर आपका कोई डेट ना हो तो आपका अनलीवर्ड बीटा क्या होगा 1.25, जो हमने अभी निकाला, ठीक है। टैक्स रेट भी वही रहेगा 0.4, और डेट इक्विटी रेशियो आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने रिकैपिटलाइजेशन किया ना। पहले तो आपका डेट और इक्विटी क्या थी जी, पहले आपका डेट था 25%, इक्विटी 75%, अब आप करेंगे डेट को 60% और इक्विटी को करेंगे 40%। तो आपने डेट इक्विटी की रेशियो को चेंज करना है और वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। ये देखें, अनलीवर्ड बीटा 1.25 जो आपने वैल्यू यहाँ से उठाई है, और टैक्स रेट वही को वही रहेगा 0.4, और डेट इक्विटी रेशियो को आपने 60/40 लिख दिया। इसको परसेंटेज में भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लीवर्ड बीटा आ जाएगा 2.375, ठीक है। ये आपका लीवर्ड बीटा आ गया, जो कि नई रिकैपिटलाइजेशन के बाद अब आपका डेट 60% है और इक्विटी आपकी 40% है। तो ये आपका लीवर्ड बीटा आ गया। अब इस लीवर्ड बीटा के ऊपर आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या था, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करें। देखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पहले कैसे फाइंड की थी, रिस्क फ्री रेट वही का वही होगा, वो तो इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल करता है। बीटा आपका चेंज हो जाएगा, आरपीएम भी आपका उतने का उतना ही रहेगा, और आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू को चेंज करना है, जो नया बीटा आपने निकाला है रिकैपिटलाइजेशन के बाद, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज होने के बाद, और इसमें ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो यू विल फाइंड योर न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। देखिए, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकाल रहे हैं जी, इसमें थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ। अच्छा, RF 6% वही का वही रहा, आपका बीटा आपने अभी निकाला था 2.375 इस नए कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, और आपका RPM 4% था, आपने वैसे ही 4% लिया वही सेम, और इसको कैलकुलेट किया आपने, तो आपका अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 15.5%। और पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% था। इसका मतलब है जब आपका डेट इंक्रीज करता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपने तीनों के तीनों पार्ट कर लिए। तो
बेस्ट ऑफ लक। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके डिमांड पे, मैंने करवा दिए हैं, तो आप जो है इनको गो थ्रू करें। इस वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।